गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 1 MGC 1 अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 2 पढ़ रहे हैं भारत की भाषा और लिपि का विकास कैसे हुआ भारत में। इस क्रम में हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे कि भारत में कितनी लिपियां हैं। आज हम लोग उस कक्षा से आगे देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। यह लिपि काफी प्राचीन लिपि है। इस लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार से जुड़ी हुई है। संस्कृत हो, पाली हो, हिंदी हो, मराठी हो, कोंकणी हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, डोगरी हो, खस हो, नेपाल की भाषा हो, नेपाली भाषाएं हो, तमार की भाषा हो, गढ़वाली हो, बोडो हो, अंगिका हो, मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, संथाली हो, जितनी भी भाषाएं हैं आज भारत की सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली लिपियों में से एक है। तो इस प्रकार आज हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। आज की वर्तमान की सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है जो भारत में बोली जाती है। अब अगले लिपि कलिंग लिपि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान कलिंग प्रदेश में जिस लिपि का प्रयोग किया गया था उसे हम लोग कलिंग लिपि कहते हैं। उन्हें कलिंग लिपि बोला जाता है। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम है और इस लिपि का उपयोग उड़ीसा के प्राचीन रूप को लिखने के लिए किया जाता था। इस लिपि में भी 3 शैलियां देखने को मिलती है। शुरुआती दौर के लेखों में मध्य देशीय और दक्षिणी प्रभाव देखने को मिलता है। अक्षरों के सिरों पर ठोस चौखटे दिखाई देते हैं। आरंभिक अक्षर कलिंग लिपि में समकोणीय होती थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि पहले मध्य प्रदेश का उस पर प्रभाव था, बाद में दक्षिण प्रदेश का प्रभाव पड़ा, तो बाद में कन्नड़ और तेलुगु लिपि के प्रभाव के कारण फर्स्ट अक्षर गोलाकार लिखा जाने लगा, गोलाकार नजर आने लगे। 11वीं शताब्दी के अभिलेख नागरी लिपि से प्रभावित हुए। आंध्र प्रदेश के पोगागढ़ में नल वंश का जो एक अभिलेख मिला है, उसके अक्षरों के सिरे जो हैं वह वर्गाकार हैं और नल वंश का यह एकमात्र उपलब्ध शिलालेख है जिसमें हम न देखते हैं गोलाकार है, न देखते हैं कि समकोणीय है, बल्कि वर्गाकार है और यह मिला है पोगागढ़ आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार हम देखते हैं उसमें 3 शैलियां हैं। पहला अक्षर समकोण या पहला अक्षर गोलाकार या पहला अक्षर वर्गाकार। अब हम 9वें लिपि के बारे में पढ़ेंगे जिस लिपि का नाम है ग्रंथ लिपि। यह लिपि दक्षिण भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। मलयालम, तुलु, सिंहल लिपि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। इस लिपि का एक और संस्करण पल्लव ग्रंथ में देखने को मिलता है। पल्लव लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था इस लिपि का।
इसीलिए इस लिपि को पल्लव लिपि भी कहा जाता है। कई दक्षिण भारतीय लिपियों जैसे कि बर्मा की मोन लिपि, दक्षिण भारतीय लिपियों और अपने पड़ोसी देशों की लिपि, बर्मा की मोन लिपि, इंडोनेशिया की जवाई लिपि और खमेर लिपि इसी संस्करण से उपजी है, यानी ग्रंथ लिपि से प्रभावित है। 10वां लिपि है बट्टेलुतु लिपि। इस लिपि पर ब्राह्मी लिपि का बहुत प्रभाव पड़ा है और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। तमिल और मलयालम भाषा को लिखने में इसका उपयोग किया जाता था। अब आता है कदम्ब लिपि, यह 11वीं लिपि है। इसे पूर्व प्राचीन कन्नड़ लिपि भी कहा जाता है। इसी लिपि से कन्नड़ में लेखन का प्रारंभ हुआ। यह कलिंग लिपि से बहुत मिलती जुलती है। इसका उपयोग संस्कृत, कोंकणी, कन्नड़, मराठी लिखने में किया जाता था। अब आता है ब्राह्मा तमिल लिपि। इस लिपि को भारत और श्रीलंका में तमिल भाषा को लिखने में प्रयोग किया जाता था। यह ग्रंथ लिपि और ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी रूप से विकसित हुआ। यह शब्दावली भाषा है, न कि वर्णमाला वाली भाषा है। तमिल भाषा में एक देखिए, यह लिपि यह भाषा तमिल भाषा शब्दावली भाषा है, जबकि अन्य भाषाएं वर्णमाला पर आधारित भाषा है। कहता है कि इस तमिल लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। सौराष्ट्र हो, बडगा हो, इरूला हो, पनिया हो आदि जैसी भाषाएं जो तमिल प्रदेश में है, तमिल लिपि में ही लिखी जाती है। अब हम इतने लिपि के पढ़ने के बाद कह सकते हैं, हम जानते हैं कि यह जो लिपियां हैं वह मानवों की देन है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, ईश्वर या देवता के द्वारा नहीं। प्राचीन काल में किसी पुरातन और कुछ जटिल वस्तु को रहस्यमय बनाए रखने के लिए उस पर ईश्वर या किसी देवता का मुहर लगा दिया जाता था। किंतु आज हम जानते हैं कि लेखन काल किसी ऊपर वाले की देन नहीं है, बल्कि यह मानव की ही बौद्धिक कृति है। कुछ प्राचीन लेखकों के अनुसार सभी भारतीय लिपि ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। इस प्रकार लिपि के निम्नलिखित 3 मुख्य परिवार हुए, एक देवनागरी परिवार, दूसरा द्रविड़ परिवार और तीसरा ग्रंथ परिवार। देवनागरी यह उत्तरी और पश्चिम भारत जैसे हिंदी प्रदेश, गुजराती, बंगाली, मराठी, डोगरी, पंजाबी आदि भाषाओं का आधार देवनागरी है। अब द्रविड़ परिवार, इसके अंतर्गत तेलुगु और कन्नड़ का आधार है। और तीसरा ग्रंथ परिवार तो तमिल और मलयालम जैसे द्रविड़ भाषाओं का यह उपखंड है, लेकिन उपर्युक्त दोनों जैसी महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में प्रत्येक प्रदेश में जगह जगह भाषा और लिपि में विविधता है। अनेक भाषाएं बोली जाती है,
अनेक लिपियां लिखी जाती हैं। इस प्रकार हमने 12 लिपि के बारे में आज आप लोगों के साथ अपना अध्ययन साझा किया। आज भारत में भाषा और लिपि के विकास का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक इतिहास को पहुंचाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।